नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर AG 601 का 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, आधुनिक खेती में मृदा स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं होती हैं, टिकाऊ कृषि में इसके प्रबंधन को भी सुझाइए। तो पहला क्वेश्चन है कि जो आधुनिक कृषि किया जाता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, उसमें मृदा के स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इसमें इसके मैनेजमेंट को, इसके प्रबंध को समझाना है। तो चलिए देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जुताई और एकल फसल प्रणाली जैसी प्रथाओं के कारण मृदा स्वास्थ्य कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक है, आधुनिक कृषि जो है इसमें विभिन्न प्रकार के अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, वो भी अत्यधिक मात्रा में, जिससे क्या हो रहा है, जिससे हमारी जो भूमि है वह उसके स्वास्थ्य में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो कि निम्न है। जिसमें पहला है मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी। इससे क्या हो रहा है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसमें कमी आ जा रही है। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी होती है। ठीक है, जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके उपयोग से अत्यधिक उपयोग से जो पोषक तत्व होते हैं उनमें असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाता है, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो पहला पॉइंट था मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी। दूसरा मिट्टी का क्षरण। तो इससे क्या होता है, इससे मिट्टी का क्षरण भी होता है। तो मिट्टी की जुताई और एकल फसल प्रणाली जैसी प्रथाएं मिट्टी को ढकने वाले वनस्पति आवरण को हटा देती हैं, जिससे मिट्टी हवा पानी की क्षरण के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, जैसे कब जब जुताई कर देते हैं तो भूमि के जो ऊपर का सरफेस होता है जब वो हट जाता है, जो कि क्या करता है कि हवा द्वारा होने वाले क्षरण को रोकता है। ठीक है, तो इसको जब जुताई कर देते तो यह जुताई हो जाता है, तो यह टूट जाता है। इसका जब हवा चलेगी तो यहाँ से उड़ जाएगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि मिट्टी की जुताई और एकल फसल प्रणाली जैसी प्रथाओं को ढकने वाले वनस्पति आवरण को हटा देती है, जिससे मिट्टी हवा और पानी के क्षरण के प्रति संवेदनशील हो जाती है। मतलब हवा पानी और क्षरण के प्रति संवेदनशील होती है, मतलब होने लगती है, क्षरण होने लगता है। अगला है भारी बारिश और तेज हवाएं मिट्टी के कणों को बहा कर ले जाती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उत्पादक क्षमता में कमी होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति में कमी होती है और मिट्टी का क्षरण भी होता है। आगे मिट्टी का लवणीकरण। तो सिंचाई के लिए खारे पानी का उपयोग मिट्टी में लवणों का जमाव बढ़ाता है, जिससे मिट्टी लवणीय हो जाती है। ठीक है, जो खारे पानी वाले कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर खारे पानी का यूज किया जाता है सिंचाई के लिए, उन क्षेत्रों में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लवड़ी पानी सिंचाई करने से मिट्टी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खारे पानी से सिंचाई करने से मिट्टी लवड़ी हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट, मिट्टी में अम्लीकरण। तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को अम्लीय बनाता है। जब रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करेंगे तो ये मिट्टी को अम्लीय बनाएगा। ऐसे मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती है, फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है। ऐसे जो मृदा होती है उनमें पोषक तत्वों की उपलब्धता जो होती है वह कम होती है, फसलों की वृद्धि भी प्रभावित होती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मिट्टी में जैव विविधता का ह्रास। ठीक है, मिट्टी होता है उसमें जैव विविधता का ह्रास होता है। जैव विविधता मतलब जो उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, लाभदायक, हानिकारक, सभी का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो उनका भी ह्रास होने लगता है। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से कीटनाशकों का उपयोग मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों और अन्य जीवों को नष्ट करता है। ठीक है, जब रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों को यूज किया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं और अन्य जीव जो पाए जाते हैं उनको भी नष्ट कर देता है। तो यह इसका था क्या समस्या, किसकी, आधुनिक कृषि में मृदा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या। अब देखेंगे टिकाऊ कृषि में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, सुधारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो पहला है सबसे ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद और जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाए। जैविक खेती मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाती है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को बढ़ा देती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार करती है। ठीक है, इसके बाद मिश्रित खेती। तो एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों और सब्जियों को एक साथ लगाना चाहिए।
मिश्रित खेती मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित रखने में भी मदद करती है और मिट्टी की क्षरण को भी रोकती है। आगे फसल चक्रण, तो एक ही खेत में लगातार एक ही फसल बोने से बचना चाहिए और विभिन्न प्रकार की फसलों को फसल चक्र में लगाना चाहिए। फसल चक्र जो होता है वो मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित रखने में मदद करता है और मिट्टी के रोगों और कीटों को नियंत्रित करता है। ठीक है, फसल चक्रण जो होता है वह मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित रखने में मदद करता है और मिट्टी के रोगों और कीटों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यह था फसल चक्र। आगे मृदा संरक्षण तकनीक, तो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को अपनाना चाहिए, जैसे समोच्च खेती, वनस्पति आवरण हो गया, पट्टीदार फसल हो गया, जैसे तकनीकों को यूज करके मिट्टी के क्षरण को रोकना चाहिए। तो यह था आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन था आधुनिक कृषि में मृदा स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हैं। तो पहला मैंने समझा था कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आती है, दूसरा मिट्टी का क्षरण होता है, तीसरा मिट्टी में मिट्टी लवड़ी हो जाता है, मिट्टी अम्लीय हो जाता है, मिट्टी में जैव विविधता का ह्रास होता है। इतना मैंने समस्या था। इसके समाधान के लिए मैंने बताया आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, मृदा संरक्षण तकनीक को अपनाना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए, ठीक है, मिश्रित खेती को अपनाना चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक कृषि और सुसंगत कृषि में क्या अंतर है। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या अंतर है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो इधर है आधुनिक कृषि मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर, इधर से सुसंगत कृषि मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो जो आधुनिक कृषि होता है इसमें मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का यूज किया जाता है, और जो सुसंगत कृषि होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक खाद्यों का तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग के बारे में बताया गया। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आधुनिक कृषि होती है रसायनों को बढ़ावा देती है, लेकिन जो सुसंगत कृषि होती है वह कार्बनिक खाद्यों को और बायोपेस्टिसाइड को बढ़ावा देती है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देती है। आगे रोग, खरपतवार, कीट आदि में रसायन को यूज किया जाता है। आधुनिक कृषि जो होता है, आधुनिक कृषि होता है इसमें रोगों को विभिन्न प्रकार के रसायनों को प्रयोग करके क्या किया जाता है कि छुटकारा पाया जाता है। लेकिन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है उसमें कल्चरल कंट्रोल, बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करने पर जोर दिया जाता है ताकि रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जा सके। ठीक है, कुल मिला जुला कर देखिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है ना उसमें रसायनों का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, और जो मॉडर्न एग्रीकल्चर होता है इसमें रसायनों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ सीमित फसलों को ही उगाया जाता है। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है इसके अंतर्गत कुछ सीमित फसलों को ही उगाया जाता है तथा फसल चक्र के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर होता है इसके अंतर्गत कुछ सीमित फसलों को ही उगाया जाता है, लेकिन फसल चक्र के सिद्धांतों का भी ध्यान नहीं दिया जाता। और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है इसके अंतर्गत विविधीकरण की सिफारिश की जाती है, मतलब डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की सिफारिश की जाती है तथा फसलों का चयन फसल चक्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भू परिष्करण। तो आधुनिक कृषि के अंतर्गत परंपरागत भू परिष्करण जैसे कि अधिक से अधिक जुताई कर दी जाती है, लेकिन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है इसके अंतर्गत अत्यधिक जुताई करना मना है तथा कम से कम अथवा न्यूनतम भू परिष्करण अपनाना चाहिए, जिससे जैव ईंधन का उपयोग कम से कम हो सके। ठीक है, तो यह था इसका कुछ अंतर। आगे देखेंगे इसके अंतर के बारे में कुछ। तो इसका मुख्य लक्ष्य में क्या है, तो आधुनिक कृषि का मुख्य लक्ष्य उच्च उत्पादकता, लेकिन जो टिकाऊ कृषि है इसका मुख्य लक्ष्य पर्यावरण का संरक्षण करना, सामाजिक न्याय, आर्थिक व्यवहार्यता। ठीक है, जो आधुनिक कृषि है मॉडर्न एग्रीकल्चर है इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, उन्नत बीज, मशीन आदि का यूज किया जाता है। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसमें जैविक खाद, जैविक नियंत्रण विधियाँ, मिश्रित फसल का यूज किया जाता है। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर का प्रभाव होता है उससे उच्च उपज, कम लागत, मिट्टी का क्षरण, जल प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास भी होता है। और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है इससे दीर्घकालिक उत्पादकता प्राप्त की जाती है, स्वस्थ मिट्टी भी रहता है, स्वस्थ जल रहता है, जैव विविधता का संरक्षण भी होता रहता है। आगे देखते हैं सामाजिक प्रभाव। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो सामाजिक प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन किसानों का शोषण करता है, और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है यह किसानों को सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास में सहायता प्रदान करता है। आर्थिक प्रभाव, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर अल्पकालिक लाभ देता है और दीर्घकालिक जोखिम देता है, लेकिन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है यह दीर्घकालिक लाभ देता है और टिकाऊ विकास देता है। ठीक है, अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक जोखिम मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जब रसायन का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, तुरंत तो कुछ लाभ होगा लेकिन उससे हानि बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि अल्पकालिक लाभ तो होगा लेकिन दीर्घकालिक जोखिम भी होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि विविध खेती से आप क्या समझते हैं, या खेती के विविध खेती नहीं है,
खेती के प्रकारों को विस्तार से परिभाषित कीजिए, या खेतों के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो खेत जो होते हैं, खेती जो होती है कई प्रकार की होती है, जिसको हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार की खेती होती है। जिसमें पहला है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या विशिष्ट खेती। तो विशिष्ट खेती से अभिप्राय उस खेती से होता है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी उद्यम अथवा फसल से ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, विशिष्ट कृषि से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक ही इंटरप्राइज से या उद्यम से अथवा फसल से प्राप्त करता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। इसका अभिप्राय 50% से अधिक उद्यम एक ही से प्राप्त करना, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना हो गया। क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि जो 50% हमारा धन लगा है ना, जो उसको बनाने में, उगाने में, तो वो हमारा एक ही फसल से प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना हो गया, ये सब क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, गन्ने की एक बार बुआई कर देंगे, चाय की बुआई कर देंगे, कॉफ़ी की बुआई कर देंगे। उसके बाद क्या करेगा, गन्ने को एक बार काट लेंगे, उससे हमारी क्या हो जाएगा कि जो हमारे लिए लागत लगा है उसका 50% निकल जाएगा, और बाद में फिर और यह बचे ही रहेंगे अभी तक। ठीक है, इसका मेरिट क्या होता है, तो खेती करने के लिए कम धन की आवश्यकता होती है, एक प्रकार की उपज प्राप्त होती है, बार बार बिक्री नहीं करनी पड़ती है, पूंजी की बचत होती है। ठीक है, तो यह इसका मेरिट था। मेरिट क्या है कि खेती करने के लिए एक कम धन की आवश्यकता होती है, एक प्रकार की उपज प्राप्त होती है, बार बार बिक्री नहीं करनी पड़ती है, पूंजी की बचत होती है। इसका हानि क्या है, तो उत्पादन साधन का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। जो उत्पादन के विभिन्न प्रकार के साधन हैं उनका संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, किसान का जीवन स्तर निम्न हो जाता है, घरेलू आवश्यकताओं के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जो घरेलू आवश्यकता है उसके लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। और आगे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग एक नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होता है, जिसे विविध खेती या बहुप्रकारी कृषि कहा जाता है। तो इसमें क्या कहता है, इसमें विविध खेती का तात्पर्य उन जोतों से होता है जिनसे किसान अपनी आय का 50% से अधिक लाभ विभिन्न उद्यमों से प्राप्त करता है। मतलब विभिन्न प्रकार के फसलों से क्या करेगा कि जब अपना आय प्राप्त करेगा तो उसको बोलते हैं विविध खेती। जैसे फसल को उगाएगा, उसी के साथ पशुधन भी करेगा और मत्स्य पालन भी करेगा। इन 3 प्रकार के उद्योगों से अपना जो 50% लाभ है उसको प्राप्त करेगा, तो उसको बोलेंगे डाइवर्सिफाइड। और उसमें स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में किसी एक ही फसल से क्या करेगा कि अपना 50% जो लाभ वो प्राप्त कर लेगा, तो उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। इसका मेरिट क्या है, तो इसके उत्पादन के संसाधनों का समुचित उपयोग हो जाता है, भूमि का समुचित उपयोग हो जाता है, आय की मात्रा में वृद्धि होती है और अधिक रोजगार उपलब्ध होता है। हानि क्या है, तो आधुनिक यंत्रों के उपयोग में कठिनाई होती है, श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, प्रबंधन में कठिनाई होती है और विपणन में भी कठिनाई होती है। आगे अगला क्वेश्चन है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिश्रित खेती के कोई अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग भी किया जाता है। ठीक है, अगला ड्राई फार्मिंग। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होता है तथा फसल उत्पादन केवल वर्षा जल पर अथवा संरक्षित वर्षा जल पर आधारित होता है, उसे शुष्क खेती कहती है। मतलब इसमें ड्राई फार्मिंग जो होता है इसमें वर्षा के ऊपर निर्भर रखकर खेती किया जाता है। और आगे है स्टेट फार्मिंग, राज्य की कृषि। तो वे कृषि भूमि जो सरकार के होते हैं उन पर की जाने वाली कृषि राज्य की कृषि कहलाती है। ठीक है, वह भूमि जो सरकार की होती है उस पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, राज्य की कृषि कहलाती है। इस प्रकार के फार्मर रिसर्च वर्क, सीड मल्टीप्लिकेशन आदि के लिए किया जाता है। तो यह था स्टेट फार्मिंग। आगे कैपिटल फार्मिंग, पूंजीवादी खेती। तो पूंजीवादी खेती के अंतर्गत पूंजीपति के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं जिसमें स्वयं खेती करवाते हैं, उसे पूंजीवादी खेती कहते हैं। और आगे काश्तकारी खेती। तो जब किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है, यहाँ पर पुराने परंपरागत तरीके से खेती की जाती है, तो उसको बोलते हैं काश्तकारी खेती। ये जो खेती है जीविका चलाने के लिए की जाती है। और आगे सहकारी खेती। तो जब एक समिति बनाकर समिति के सदस्य मिलकर खेती करते हैं जिससे सभी सदस्यों को लाभ होता है और सभी सदस्य भूमि के स्वामी होते हैं, तो उसको सहकारी खेती कहते हैं। आगे सामूहिक खेती, जब किसी क्षेत्र के लोग आपस में मिलकर खेती करते हैं तो उसे सामूहिक खेती कहते हैं। ठीक है, तो यह था तीसरा क्वेश्चन, खेती के विभिन्न प्रकार। आगे देखेंगे LEISA के बारे में बताइए। ठीक है, LEISA के बारे में बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका पूरा नाम होता है। यह क्या है, तो यह एक ऐसी पद्धति जिसमें बोला गया कि रासायनिक कारक जो होते हैं उनका कम से कम प्रयोग करके जैविक कारकों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, रासायनिक कारकों का प्रयोग कम से कम करके जैविक कारकों का प्रयोग किया जाए, वही इसमें बोला गया। ठीक है, तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि रासायनिक कारकों व अन्य हानिकारक पदार्थों के उपयोग को कम करते हुए प्राकृतिक और जैविक तरीकों को अपनाया जाता है। ठीक है, यह आधुनिक कृषि में अक्सर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक और जीवाश्म ईंधन जैसे बाहरी तत्वों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है।
और जो LEIS है इस निर्भरता को कम करके स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की बात को करता है। ठीक है, इसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है, फसल चक्र, अंतर फसल आदि को अपनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि मृदा को स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके, पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सके, वह जैविक विविधता को बढ़ाकर कृषि प्रणाली में सुधार लाया जा सके, वह लंबे समय तक टिकाऊ कृषि किया जा सके। तो ये चौथा क्वेश्चन था LEIS से। इसका पूरा नाम लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। यह क्या होता है, यह देखिए एक ऐसी कृषि पद्धति होती है जिसमें क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं उनके प्रयोग को कम करके जैविक रसायनों का या जैविक तरीकों को अपनाने के लिए बताया जाता है। ठीक है, तो ये है LEIS से। आगे देखेंगे HEIA। तो HEIA का पूरा नाम होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, तो यह क्या होता है, तो यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें कृषि में भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे कृषि में भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, रोगनाशक व मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो HEIA होता है, ये इसका मतलब होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। इसमें अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया जाता है सीधे मात्रा में। यह लिखिएगा कि यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें कृषि में भारी मात्रा में रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, रोगनाशक हो गया, मशीन हो गया, इन सभी का क्या किया जाता है, भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। हालांकि यह सब क्रियाएं काफ़ी समस्या पैदा करती हैं, जैसे कि जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि व जल प्रदूषण आदि को बढ़ावा देती हैं। तो यह था हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। अब आगे लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों व अन्य रासायनिक के उपयोग पर कम जो ध्यान देता है वह कम दिया जाता है और इनका उपयोग फिर से देखिएगा, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों व अन्य रासायनिक उपयोग पर कम मात्रा में उपयोग करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, यह जो LEIA है लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, इसमें जो रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक फर्टिलाइजर हैं, उनका कम मात्रा में उपयोग करने के लिए बोला जाता है। इसी के स्थान पर टिकाऊ कृषि व फसल चक्र अपनाने, अंतर फसल अपनाने, कृषि वानिकी व स्थानीय बीजों को उपयोग करने पर जोर दिया जाता है। इन तकनीकों के द्वारा मिट्टी के जो स्वास्थ्य व टिकाऊ कृषि को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। ठीक है, यह जो तरीका है, इन तकनीकों के द्वारा मिट्टी को स्वास्थ्य व टिकाऊ कृषि को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकीकृत फसल प्रणाली क्या है। भाई देखिए, मैंने जो 7 से 8 क्वेश्चन ही कराए हैं और आ जाइए, आप लोगों को एग्जाम में टाइम नहीं मिला इसकी वजह से, लेकिन आगे से आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट का सभी का वीडियो आएगा। लेकिन 8 क्वेश्चन में से ना आप लोगों का 2-3 क्वेश्चन फंस जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है। इसको बोलते हैं IFS। IFS का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत फसल प्रणाली। तो यह क्या होता है, इसे मिश्रित खेती भी बोल सकते हैं। ठीक है, IFS को मिश्रित खेती भी बोल सकते हैं। इसमें विभिन्न कृषि गतिविधियों को एक साथ मिलाकर समन्वित तरीके से चलाने के एक दृष्टिकोण पेश किया गया है। ठीक है, इसमें जो कृषि में प्रयोग होने वाली गतिविधियां उनको एक ही साथ मिलाकर समन्वित तरीके से चलाने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए किसानों की आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है। तो इसके घटक और लाभ। तो एकीकृत कृषि प्रणाली एक दृष्टिकोण है। क्या है, एक दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कृषि प्रणाली एक ऐसी दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि फसल के उत्पादन के साथ साथ कृषि वानिकी, पशुधन खेती, जलीय खेती व मत्स्य पालन आदि जो होता है एक ही साथ किया जाता है। इसका लक्ष्य टिकाऊ व कुशल कृषि प्रणाली को अपनाना है। इसका जो लक्ष्य होता है वो होता है टिकाऊ और कुशल कृषि प्रणाली को अपनाना, व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग व बर्बादी को कम करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि टिकाऊ व कुशल कृषि प्रणाली को अपनाना व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग की बर्बादी को कम करना, जिससे कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इससे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, कीट व रोग प्रबंधन व पर्यावरणीय तनाव के खिलाफ आसानी से कदम उठाया जा सकता है। तो यह था आप लोगों का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को एकीकृत कृषि प्रबंधन बोला जाता है, सॉरी कृषि प्रणाली बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिए जो विभिन्न प्रकार के कृषि होते हैं, जैसे मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, विभिन्न प्रकार के पशुधन हो गया या कृषि वानिकी हो गया, इन सभी को एक ही साथ मिला कर करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है एकीकृत फसल प्रणाली। आगे देखेंगे इसके बारे में। तो IFS में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिसमें पहला होता है फसल का उत्पादन। तो विभिन्न प्रकार की फसलों को एक ही साथ उगाना, जैसे कि अनाज हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया और फल हो गया, इनको एक ही साथ उगाना शामिल होता है। आगे पशुपालन, तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी आदि पशुओं का पालन करना, उनके दूध, मांस, अंडे और खाद का उपयोग करना। अगला तीसरा पॉइंट है मछली पालन। तो तालाबों या टैंकों में मछलियों का पालन करना। तीसरा है जंगल रोपण,
तो जंगल को रोपण करना मतलब कृषि वानिकी करना, और अन्य गतिविधियों से मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, जैविक खाद्य उत्पादन, गोबर गैस संयंत्र आदि। यह मैंने जो भी आप लोगों को बताया, यह सभी एक साथ करने की प्रक्रिया को एकीकृत फसल प्रणाली बोला जाता है। इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है उच्च उत्पादकता। तो हम विभिन्न प्रकार की फसलों का जब बुआई करेंगे तो विभिन्न फसलों और गतिविधियों से मिलाकर किसानों को अपनी आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी, मतलब उच्च उत्पादक प्राप्त होगा, अन्य लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिरता, तो विभिन्न स्रोतों से आय होने से किसानों को आर्थिक झटकों से बचाने में मदद मिलती है। ठीक है, जब विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होता है उससे किसानों को आर्थिक झटकों से बचाने में मदद मिलती है। पर्यावरण संरक्षण, तो मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। रोजगार सृजन, तो यह लोगों को रोजगार भी देता है। और अगला है पौष्टिक भोजन, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उत्पादन करके किसानों को अपने परिवार और समुदायों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिल सकता है। ठीक है, आगे संरक्षण कृषि क्या है? ठीक है, संरक्षण कृषि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। तो यह टिकाऊ कृषि का ही एक दृष्टिकोण है जी। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसी का एक दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य मिट्टी स्वास्थ्य की रक्षा करना व जैव विविधता को बढ़ाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करना। इसका प्रमुख रणनीतियों मिट्टी पर क्रियाओं को कम करना, जैसे कि कम जुताई करना है, फसल अवशेष आवरण व विविध फसल चक्र आदि को अपनाना है। इन क्रियाओं के द्वारा मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है व लाभकारी जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। व रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को भी कम करना शामिल होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, या संरक्षण कृषि, जिसे कम जुताई वाली कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, संरक्षण कृषि को कम जुताई वाली कृषि कहा जाता है, मतलब इसमें जुताई कम से कम किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कृषि करने का यह एक दृष्टिकोण होता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए वर्तमान पीढ़ी की खाद्य और फाइबर संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, वर्तमान समय के लिए जो फाइबर और खाद्य संबंधी ज़रूरत है उसको पूरा करना, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाकर। ठीक है, आगे संरक्षण कृषि के 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं, जिसमें पहला आता है कम जुताई। तो मिट्टी की संरचना को बनाए रखने और कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करने के लिए जुताई कम से कम किया जाता है। दूसरा होता है अस्थायी वनस्पति आवरण, तो मिट्टी को सूखने और क्षरण से बचाने के लिए फसलों के बीच या फसल चक्र के दौरान ढकने वाली फसलों को यूज किया जाता है। और तीसरा विविधतापूर्ण फसल प्रणाली, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम, तो विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ उगाना जिससे मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता में वृद्धि हो सके, यह है इसका सिद्धांत। ठीक है, इसका लाभ देखेंगे तो इसका लाभ है मिट्टी की उर्वरता में सुधार। तो कम जुताई और अस्थायी वनस्पति आवरण मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता में सुधार करती है। आगे जल संरक्षण, तो कम जुताई और अस्थायी वनस्पति आवरण मिट्टी को नमी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला है पर्यावरण संरक्षण, तो मिट्टी के क्षरण, जल प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। किसानों के लिए लाभ, तो उत्पादन लागत में कमी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, यह होता है संरक्षण कृषि। और यह था आप लोग का 8 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते हैं 8 क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।